इस मूवी की शुरुआत होती है डीप सी रेस्क्यू मिशन से, जिसमें एक सबमरीन का एक्सीडेंट होने की वजह से जोनस और उसकी टीम उन सबको बचाने के लिए आई हुई होती है। लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ी चीज बाहर से सबमरीन को हिट कर रही है। उसके हिट करने की वजह से सबमरीन में होल्स हो गए, जिसकी वजह से समुद्र का पानी सबमरीन में भरने लगता है। जोनस अपने दोस्तों को बाकी के बचे हुए लोगों को निकाल कर बाहर जाने को कहता है, लेकिन तभी वह चीज दोबारा से हिट करती है और सबमरीन क्रैक होने लगती है, जिसकी वजह से जोनस बाकी बचे हुए लोगों को वापस से रेस्क्यू बोट में ले आता है। जोनस को अब रियलाइज हो चुका था कि उन लोगों को बचाना मुश्किल है, इसलिए वह बाकी के बचे हुए लोगों को वहीं छोड़कर वापस से अपनी बोट में जाने लगता है और उसके सबमरीन से डिटैच होते ही वह सबमरीन पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शंघाई चाइना में 5 साल बाद के सीन को, जिसमें वहां से एक हेलीकॉप्टर उड़कर चाइना तट से 200 माइल दूर मानावन रिसर्च स्टेशन पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर मिनवे नाम का आदमी मॉरिस का स्वागत करता है। मिनवे मॉरिस को अपनी बेटी सुइन से मिलवाता है, जो कि इस पूरे स्टेशन की मरीन बायोलॉजिस्ट होती है। वे सभी आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा स्टेशन अंडर वाटर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसमें रिसर्चर समुद्री जीवों पर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये नजारा पर्सनली कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर डॉक्टर मॉरिस को लेके उनके कंट्रोल रूम में पहुंचता है, जहाँ जाकर वह उनकी मुलाकात उन सभी लोगों से करवाता है जिसने इस स्टेशन को बनाया है, जिसमें जेक्स नाम की लड़की जो कि यहाँ की डिजाइनर होती है, डॉक्टर हेलर जो कि उनका मेडिकल ऑफिसर होता है, और डीजे जो कि रिमोट एक्सप्लोरर का पायलट होता है। तभी हमें पता चलता है कि मॉरिस ने इस पूरे स्टेशन में इन्वेस्ट किया है ताकि वह समुद्र में नई प्रजातियों को खोज सके, और आज ही उनकी एक टीम समुद्र में 11,000 मीटर नीचे जाने वाली होती है। उन सभी को ऐसा लगता है कि समुद्र का तल और भी नीचे है, और जिसको हम देख रहे हैं वह नाइट्रोजन सल्फाइड की एक लेयर है। पूरी टीम का यह मानना होता है कि उस लेयर के नीचे एक नया समुद्र, एक नया इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। इस सबमरीन को नीचे लेके जाने वाली पायलट का नाम लॉरी होता है, जो कि समुद्र में गहराइयों में जाने वाली एक एक्सपर्ट होती है। अब लॉरी धीरे धीरे अपनी सबमरीन को समुद्र में 11,000 मीटर नीचे लेके जाती है, और वह जैसे ही सबमरीन को उस लेयर के पार करती है तो उन सभी का डाउट क्लियर हो जाता है कि वाकई में समुद्र का तल और भी नीचे है। सभी उस नई दुनिया को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं, और तभी लॉरी अपना एक रोबोट और गहराई में जाकर समुद्र के तल में उतारती है। सभी वहां के नए नए जीवों को देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नई प्रजातियों की खोज अब तक की साइंस को बदल कर रख देगी। तभी लॉरी को उसके रडार सिस्टम में एक बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ आती हुई दिखती है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता तो वे डीजे से पूछती है कि क्या उसे कुछ दिख रहा है। डीजे चेक करने के लिए और भी लाइटें जला देता है, लेकिन तभी उसके रोबोट से कोई चीज टकराती है और उसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लॉरी अपनी शिप को दूसरी तरफ घुमा देती है। तभी उसे दिखता है कि वह चीज उनकी ओर आ रही है और उनको एक जोर से हिट करती है। लॉरी अभी भी समझने की कोशिश करती है कि ऐसा क्या हो रहा है, कि कौन सी चीज है जो उनको हिट कर रही है, लेकिन वह चीज दोबारा से उनको हिट करती है, जिसकी वजह से उनकी सबमरीन का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कनेक्शन ऊपर स्टेशन की टीम से टूट जाता है। वह लास्ट में सिर्फ इतना ही कह पाती है कि जोनस सही था, यहाँ पर कुछ तो है। कंट्रोल सेंटर में सारी की सारी टीम ये डिस्कस करने लग जाती है कि अब उन लोगों को कैसे बचाया जाए। तभी डीजे उन्हें बताता है कि कोई भी 11,000 मीटर की गहराई में नहीं गया है, हम लोग तो सिर्फ 5,000 मीटर और ज्यादा से ज्यादा 8,000 मीटर तक ही जा सकते हैं। तभी जेम्स उन्हें जोनस का नाम सजेस्ट करता है। तभी हेलर बोलता है कि जोनस नहीं, उसने पहले ही हमारे दोस्तों को नीचे मरने के लिए छोड़ दिया था, उस इंसान को हम दोबारा इस रेस्क्यू मिशन पर नहीं भेजेंगे। तभी जेम्स बोलता है कि उसने 11 लोगों की जान भी बचाई थी, जिसमें तुम भी शामिल थे। सिर्फ जोनस ही है जो इतनी गहराई में जाकर उन्हें बचा सकता है। डॉक्टर जेम्स की बात से सहमत होता है और वह दोनों थाईलैंड में रहने वाले जोनस के घर पर फाइनली पहुंच जाते हैं। लेकिन जेम्स और डॉक्टर को वहां देखकर जोनस समझ जाता है कि वे दोनों यहाँ पर क्यों आए, और वह सीधा उन्हें मना कर देता है कि वह अब और डाइव नहीं करता। लेकिन तभी जेम्स उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है, जो कि उसे उसी क्रू की होती है जो 11,000 मीटर नीचे गया हुआ होता है। उस रिकॉर्डिंग में अपना नाम सुनकर जोनस थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी जेम्स उसे बताता है कि आवाज लॉरी की है, जो कि तुम्हारी पहली पत्नी है, वही अपने क्रू के साथ 11,000 मीटर नीचे फंसी हुई है। अपनी एक्स वाइफ के मुंह से अपना नाम सुनकर जॉन के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता और वह वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हेलर भी सुइन को जोनस के साथ हुई लास्ट मीटिंग की रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता है, जिसमें वह जोनस पर इल्जाम लगा रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी बाकी का बचा हुआ क्रू मरा है, क्योंकि उन सबको लाए भी नहीं उसने ही हैच उड़ाया था। ये रिकॉर्डिंग दिखाकर हेलर सुइन को कन्विंस कर लेता है कि पहले भी ऐसी परिस्थिति आई थी और उसकी वजह से कई जाने गई थी, और हम दोबारा उसी को उसी परिस्थिति में भेज रहे हैं। तभी सुइन को पता चलता है कि सबमरीन की ऑक्सीजन लीक हो रही है और अब उनके पास में सिर्फ 2 या 3 घंटे बचे हैं। इसकी वजह से खुद सुइन एक ग्लाइडर लेके सबमरीन को टो करने के लिए निकल जाती है। उसी वक्त डॉक्टर भी जोनस के साथ में स्टेशन पर पहुंचता है।
तभी जैक्स डॉक्टर को बताती है कि उसकी बेटी बिना किसी की माने ग्लाइडर लेके उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ी है। किसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और जोनस भी फटाफट से दूसरी सबमरीन लेकर आखिरकार उस गहरे समुद्र में डाइव कर ही जाता है। जोनस सुइन को वापस ऊपर आने के लिए बोलता है, लेकिन सुइन ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि इस मिशन में वह उसकी मदद कर सकता है। सुइन की बात सुनकर जोनस के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता और वह अपनी सबमरीन की स्पीड को और भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो होने लगता है और उसके नोज से खून बहने लगता है। इधर सुइन उस लेयर को क्रॉस कर जाती है। तभी उसे उसकी क्रू की शिप दिखती है और वह उसे टो करने के लिए हुक को थ्रो करने वाली होती है। तभी कोई चीज उसे हिट करती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी अचानक से एक ह्यूज स्क्विड आकर उसके ग्लाइडर को ब्रेक करने लग जाती है। अब आपको बता दे, ह्यूज स्क्विड भी दिखने में ऑक्टोपस की तरह ही होता है, लेकिन उसकी साइज ऑक्टोपस से कई गुना ज्यादा होती है। स्क्विड के प्रेशर से सुइन का ग्लाइडर टूटने वाला होता है, लेकिन अचानक से स्क्विड उसके ग्लाइडर को छोड़ देता है। तभी सुइन देखती है कि एक बहुत बड़ी शार्क उसकी आंखों के सामने उस स्क्विड को मार देती है और सभी को पता चलता है कि ये शार्क 20 से 25 मीटर है। तभी जोनस बोलता है कि ये वही शार्क है जिसके बारे में मैं सबको बताता था, जिसका नाम है मेगालोडॉन। जोनस सुइन को उसकी ग्लाइडर की लाइट्स ऑफ करने को बोलता है, क्योंकि लाइट्स की वजह से शार्क उनकी ओर अट्रैक्ट होती है। लेकिन स्क्विड की वजह से सुइन के ग्लाइडर के सारे सिस्टम लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह अपने ग्लाइडर की लाइट नहीं बंद कर पाती। वह शार्क उस पर अटैक करने वाली होती है। तभी जोनस दूसरी ओर लाइटें जलाकर उस शार्क को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। सुइन का ग्लाइडर अब डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए जोनस उसे ऊपर जाने के लिए बोलता है और सुइन इस बार जोनस की बात मान लेती है। अब जोनस उस सबमरीन के पास जाकर हैच के थ्रू अपनी सबमरीन को उस सबमरीन से कनेक्ट करता है। वह लॉरी और उसके क्रू को अपनी सबमरीन में ट्रांसफर कर ही रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि वह शार्क वापस से उन पर हमला करने आ रही होती है। सबमरीन में से 2 लोग तो उसकी सबमरीन में आ जाते हैं, लेकिन तोशी ऐसा नहीं कर पाता। तोशी समझ जाता है कि अगर उसने हैच अभी बंद नहीं किया तो सबकी जान यहीं पर चली जाएगी, इसलिए वह फटाफट से हैच को बंद कर देता है, जिससे जोनस और लॉरी की जान तो बच जाती है। लेकिन वह शार्क तोशी वाली सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऊपर आने के बाद में सुइन जोनस को बोलती है कि तुम्हारी वजह से तोशी की जान गई। आखिर तुम हो ही ऐसे कि किसी न किसी को नीचे छोड़ ही आते हो। जोनस सुइन को बताने की कोशिश करता है कि तोशी ने खुद ये फैसला लिया था और हैच को बंद कर दिया था, लेकिन सुइन जोनस की बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे दोबारा से सुनाने लग जाती है। जोनस सुइन से बहस नहीं करता और वहां से चला जाता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद में सुइन पूरी टीम को बताती है कि इस शार्क का नाम मेगालोडॉन है, जो कि 70 से 90 फीट लंबी है। यह दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी शार्क है। इस शार्क के जबड़े इतने मजबूत है कि व्हेल मछली को भी हड्डियों सहित चबा सकती है। सभी को समझ में आ गया था कि कोई भी इस शार्क से नहीं लड़ सकता, लेकिन तभी मॉरिसन सबको बोलता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में मैंने पैसे लगाए हैं और मुझे इससे प्रॉफिट कमाना है। उनकी बातें जोनस भी सुन रहा था। तभी जोनस मॉरिस को समझाने की कोशिश करता है कि हमने नेचर से छेड़छाड़ की है। वो हाइड्रोजन लेयर वहां पर किसी न किसी वजह से थी। हमने उस लेयर के नीचे जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सभी इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को आगे कैसे लेके जाए। तभी हम देखते हैं सुइन की बेटी मियुंग को, जो कि अपने टॉयज के साथ में ओ लेवल पर खेल रही होती है, जो कि अंडर वाटर होता है। मिंग तभी देखती है कि एक बड़ी सी शार्क उसे देख रही है और उस पर हमला करती है, जिसकी वजह से मिंग डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शार्क के हमले की वजह से पूरे स्टेशन में रंबलिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से सभी के सभी मिंग को ढूंढने के लिए भागते हैं। अपनी बेटी के पास पहुंचकर सुइन उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो मिंग उसे बताती है कि हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर देख रहा है। जोनस देखता है कि ये तो सिर्फ एक व्हेल है। तभी वह शार्क उस व्हेल को खाने आ जाती है और सबको पता चलता है कि वह शार्क अब ऊपर आ चुकी है। सभी ढूंढने में लग जाती है कि आखिर एक शार्क ऊपर कैसे आई। तभी उन्हें पता लगता है कि जब जोनस की सबमरीन ऊपर आई थी तो हाइड्रोजन लेयर में एक होल बन गया था, जो कि थर्मल वेंट्स के सीधा ऊपर था और उसी में से होकर शार्क वहां से निकली है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनसे 20 मील दूर 3 बोटों पर शार्क ने हमला कर दिया है। तभी जोनस सबको उस शार्क को मारने के लिए बोलता है और सभी एक बड़ी सी बोट लेकर उस जगह तक पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। सभी वहां जाकर डिसाइड करते हैं कि हमें उस शार्क पर एक ट्रैकर लगाना पड़ेगा ताकि हम उस पर नजर रख सके। इस काम के लिए जोनस को चुना जाता है और जोनस तैरकर उस शार्क तक पहुंचकर उस पर ट्रैकर लगा देता है। लेकिन जैसे ही वह वापस आता है तो मशीन के हलचल की वजह से वाइब्रेशन होता है और शार्क वाइब्रेशन को महसूस करके उनकी ओर आने लगती है। अब दोस्तों, इस मूवी का शानदार सीन आने वाला है जिसमें जोनस मरते मरते बचता है, लेकिन जोनस अब सेफली बोट पर आ जाता है। अब सभी उनके दूसरे प्लान के लिए तैयारी करने लगते हैं, जिसमें वह मैग को जहर देकर मारने वाले होते हैं। इसके लिए वह एक शार्क केज के थ्रू पानी में सुइन को भेजते हैं, क्योंकि सुइन एक बायोलॉजिस्ट होती है जो कि शार्क की एनाटॉमी से वाकिफ होती है। इसीलिए
उसे पता है कि इस जहर को शार्क की बॉडी में कहाँ इंजेक्ट करना है। सुइन अब शार्क का वेट कर रही थी, तभी वह शार्क अचानक से जिस रास्ते से उसे आना चाहिए था वहां से ना आकर नीचे से आती है, जिससे सुइन को एक बड़ा झटका लगता है। वह शार्क सुइन के केज को अपने साथ निकलने लगती है और तभी सुइन को मौका मिलता है और वह जहर शार्क के अंदर इंजेक्ट कर देती है। लेकिन अभी भी उसका पीछा शार्क से नहीं छूटता और शार्क उसके केज को निगलने की कोशिश करने लगती है। इसकी वजह से सुइन का मास्क भी टूट जाता है और उसकी ऑक्सीजन कम होने लगती है। यह सुनकर जोनस सीधा पानी में कूद जाता है। बड़ी मुश्किल से जोनस केज में से सुइन को निकाल पाता है। वह उसे वापस बोट पर लेके आ रहा होता है, लेकिन तभी शार्क दोबारा से उन पर हमला कर देती है। लेकिन वायर्स में बंधे होने के कारण शार्क उन तक नहीं पहुंच पाती और जोनस फाइनली सुइन को लेकर बोट पर आ जाता है। लेकिन बोट पर आते आते सुइन अनकॉन्शियस हो जाती है। थोड़ी देर बाद में जब उसे होश आता है तो वह जोनस को उसकी जान दोबारा बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी जोनस उसे वह मरी हुई शार्क दिखाने के लिए बाहर लेकर जाता है। सभी उस शार्क को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी शार्क को मार डाला। फोटो खिंचाते हुए तभी वाल नीचे गिर जाता है। वह पानी के अंदर अपनी फोटोज ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ी शार्क पानी से निकलकर उसे और उस मारी गई शार्क को खा जाती है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है और पूरी बोट भी डूबने लग जाती है। सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि वह तो ऑलरेडी शार्क को मार चुके हैं, तो फिर ये दूसरी शार्क कहाँ से आ गई। शार्क के हमले की वजह से सभी पानी में गिर जाते हैं और इस हमले में डॉक्टर हेलर भी शार्क की वजह से मारा जाता है। सभी एक लाइव बोट में वापस से अपने स्टेशन पर जाने लगते हैं, जहां आकर मॉरिस अनाउंस करता है कि वह मैना 1 को बंद कर रहा है जब तक कि सारी मैग मारी नहीं जाती और वह सभी को कल यहाँ से जाने के लिए कह देता है और वह खुद अपनी टीम के साथ में सभी मैग्स को बॉम्ब से उड़ाने के लिए निकल जाता है। उसकी टीम उन बॉम्ब्स को समुद्र में फेंक कर शार्क्स को मारती भी है, लेकिन नीचे जाकर पता चलता है कि उन्होंने जिसे मारा है वह शार्क नहीं एक व्हेल है। तभी मॉरिस सबको बोलता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जल्दबाजी में वह खुद पानी में गिर जाता है। पानी में हलचल होने की वजह से शार्क मॉरिस को फील कर लेती है और फाइनली जो शार्क को मारने आया था वह खुद शार्क का निवाला बन जाता है। ये बात जब स्टेशन पर जोनस और उसकी टीम को पता चलती है तो वह सब डिसाइड करते हैं कि हमें उस मैग को मारना होगा, नहीं तो दूसरे और लोगों की भी जान जा सकती है। और वह सब एक बड़ी सी शिप लेकर उस मैग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वह मैग को उस ट्रेसर के द्वारा ट्रैक कर रहे होते हैं जो मॉरिस ने उस मैग पर लगाया था। अब सभी यह डिस्कस करने लग जाते हैं कि शार्क को लोगों वाले इलाके से दूर वापस से समुद्र में कैसे ला जाए। तभी सुइन उन्हें एक प्लान बताती है कि वेल की रिकॉर्डेड आवाज को चलाकर हम समुद्र में मैग को वापस अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। सुइन का अंदाजा सही था और वह वेल की रिकॉर्डेड आवाज को जब पानी में प्ले करते हैं तो मैग पॉपुलेशन वाले इलाके से वापस समुद्र में उनकी ओर आने लगती है। उन दोनों का प्लान ये होता है कि इस मैग को भी वो लोग जहर देकर ही मारेंगे, लेकिन जब मैग को ट्रैप में फंसाकर वह जोनस की तरफ आती है तो जोनस का पॉइजन वाला एरो फायर नहीं कर पाता। सुइन और जोनस दोनों ही उस मैग को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैग इस बार बहुत होशियार हो चुकी थी। वह उन दोनों को ही मौका नहीं दे रही थी। तभी जोनस उस एरो को मैनुअली इंजेक्ट करने का प्लान करता है। जोनस यहाँ मैग को इंजेक्ट कर तो देता है, लेकिन जैसे ही वह उसे इंजेक्ट करने वाला होता है तो मैग उसके ग्लाइडर को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से जोनस के ग्लाइडर में पानी भरने लगता है। वो एरो अभी भी मैग में इंजेक्ट नहीं हुआ था तो जोनस खुद मैनुअली बाहर निकलकर उस एरो को फाइनली उस शार्क के अंदर इंजेक्ट कर ही देता है और इस तरह वह शार्क आखिरकार मारी जाती है। तो दोस्तों इस तरह इस मूवी का अंत यही होता है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं यहाँ पर आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूं। मिलते हैं अगली मूवी में। बी सेफ, बी हेल्दी।